अगर आपको खुद के लिए या फिर किसी और के लिए इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने हैं या फिर गेम डेवलपमेंट करना है तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट सबसे यूजफुल है। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnwern.com की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। सो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में करियर बनाना है, वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है और कैसे काम करता है। इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो समझनी जरूरी है। अगर आपको भी जावास्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में कोर्स सीखना हो तो आप learnwern.com पे 100% फ्री में सीख सकते हैं। ये कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। learnwern.com एक ऐसी जगह है कि जहां पे टॉप सेलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा काफी आसान भाषा में, मतलब अपनी भाषा हिंदी में, सारे कोर्सेज, मैकेनिकल के, सिविल के, डिजाइनिंग के, डेवलपमेंट के सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं और वो भी 100% फ्री में। यहाँ पे ये कोई भी कोर्स 100% कंप्लीट करने के बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। learnwern.com के दो पोर्टल हैं, एक तो वेब पोर्टल के जहां से आप वेबसाइट से कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन। वेबसाइट पे जो भी अवेलेबल है वो सारी चीजें आपको learnwern की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एक अच्छी चीज एप्लीकेशन की ये है कि इसके अंदर आप ऑफलाइन वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप कहीं भी ऐसी जगह पे हो कि जहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा फिर भी आपको पढ़ाई करनी हो तो आप ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में उसे ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम करता है। इन शॉर्ट, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट हम देखते हैं हमारे ट्रेनर जोएल क्रिस्टन के साथ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सीरीज जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले बेसिक नॉलेज के तरीके से आपके पास HTML एंड CSS, ये दो चीज़ें ऐसी है जिसका नॉलेज होना मैंडेटरी हो जाता है। सो अगर आप जावास्क्रिप्ट के कोर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एज अ प्री रिक्विजिट क्या नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, तो उस वे में पहला है HTML एंड सेकंड है CSS। सो अगर आपको HTML एंड CSS आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे learnwern के HTML5 एंड CSS के कोर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। उन दोनों कोर्स की मदद से आप HTML एंड CSS सीख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए दोनों ही एक पिलर्स के बराबर है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो उसका पहला पिलर होता है HTML एंड सेकंड होता है CSS। सो ये दोनों सीखने के बाद ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जावास्क्रिप्ट के कोर्स के ऊपर आए और ये कोर्स भी आप आगे सीखें। अब जावास्क्रिप्ट का आज का हमारा पहला जो सेगमेंट है वो है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो इस इंट्रोडक्शन सेगमेंट में अब हम जावास्क्रिप्ट सीखें, इससे पहले कुछ चीज़ें होती है कि भाई हमें जावास्क्रिप्ट की इम्पोर्टेंस क्यों है, हमें क्यों चाहिए जावास्क्रिप्ट। तो इसका अगर हम कहना चाहें तो एक एग्जांपल से हम ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये learnwern की वेबसाइट है जो मैंने ओपन करके रखी है। सो अगर आपको HTML एंड CSS आपने सीख लिया है ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि HTML एंड CSS की मदद से हम एक स्टैटिक पेज तो क्रिएट कर ही सकते हैं वेबसाइट के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा लोगो है learnwern का, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पर कोर्सेज का मेन्यू है जिस पे क्लिक करने पे मेरा मेन्यू ओपन होता है और क्लिक करने पे मेरा मेन्यू हाइड हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ बटन्स है, नीचे और भी यहाँ पर कुछ बटन है, जैसे कि जिसके ऊपर मैं ज्वाइन फॉर फ्री जो बटन है उसके ऊपर मैं अगर होवर करता हूँ तो मेरा जो बटन है वो वाइट की जगह पे येलो हो जाता है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ और भी कंटेंट है। सो बेसिकली हमें अगर ये साइट सिर्फ HTML एंड सिर्फ CSS की मदद से अगर हमें डेवलप करनी हो तो हम HTML से कंटेंट प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि ये इमेज H1 टैग की मदद से ये कंटेंट ऐड कर दिया, P या किसी और टैग की मदद से हमने ये कंटेंट ऐड किया, बटन टैग की मदद से हम ये बटन ऐड कर सकते हैं, इनपुट फील्ड की मदद से यहाँ पर इनपुट रख सकते हैं, और ये होवर इफेक्ट्स, कलर्स और जो डिज़ाइंस है वो सब हम CSS से ला सकते हैं। बट HTML एंड CSS ऐड करने के बाद अब हमें जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बॉडी अगर हम ले लें तो हमारे पास हेड है, हैंड्स है, फिर हमारे
बॉडी पोर्शन है, लेग्स है, तो ये सभी को अगर हम कंबाइंड कर देते हैं तो हमारा बॉडी तो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बट हमारा जो हैंड है वो हिलने के भी काम आता है, फेस है तो फेस हमें मूवेबल चाहिए। तो ये सब जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं? सिर्फ एक सर रख देने से या हाथ पैर ज्वाइन कर देने से बॉडी तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बट मूवमेंट के बिना हमारा बॉडी यूज़फुल नहीं है। तो सेम वे अगर हम कोई वेब पेज या वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट में हमें जो मूवमेंट ऐड करना है, जो इफ़ेक्ट्स ऐड करनी है, इवेंट्स ऐड करनी है, वो सब हम कैसे कर सकते हैं? तो वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये बटन के ऊपर और मेरा मेन्यू ओपन हो रहा है, तो ये कैसे ओपन हो रहा है? तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट के थ्रू ओपन हो रहा है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ मेन्यू है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मेरा राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो चेंज हो जाता है। सेम वे में यहाँ क्लिक करूँगा, ये चेंज हो गया, फिर से चेंज किया। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, मैं किसी भी जगह पर क्लिक कर रहा हूँ और उस क्लिक के बेसिस पे कुछ चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं मेरे वेबसाइट के अंदर। तो ये चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? अगेन हम आगे देखेंगे इसी साइट के अंदर यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल सेक्शन रखा गया है। तो जैसे जैसे मैं इस बटन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, मतलब यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, हैंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने पे हैंड आ जाता है। फिर जैसे ही मैं मेरा कर्सर मूव करता हूँ ये मूव होता है। तो ये मूवमेंट कैसे परफॉर्म हो रही है? बटन क्लिक के ऊपर जो मेरा टेस्टिमोनियल चेंज होता है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है? तो इन सभी ऑपरेशंस के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है वो है जावास्क्रिप्ट। हम जो भी इवेंट कर रहे हैं परफॉर्म, फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इवेंट फायर हो रही है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ इवेंट फायर हो रही है, मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, किसी बटन के ऊपर होवर करता हूँ और जो भी इवेंट्स बेसिकली परफॉर्म हो रही है मेरे क्लिक पे, मेरे स्क्रॉल पे वगैरह वगैरह, ये सब हो रही है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट का हम बेसिक अगर समझना चाहे तो हमने हमारे शरीर का भी एग्जांपल लिया कि अगर हाथ पैर जोड़ दे तो शरीर दिखने में बन जाता है बट मूवमेंट नहीं आती है। सेम वे अगर हम हमारी वेबसाइट को डायनामिक बनाना चाहते हैं, उसमें मूवमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, मतलब हम उसके अंदर इवेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम ये काम कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारी स्लाइड पे। ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लेमैन टर्म में देखें कि जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जो हमने हमारी लर्न1 की साइट पे से देखा वो हमारा जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल है। अब हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो बनाई गई थी क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। सो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि ये हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर। सो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के एग्जांपल के लिए लेट्स से ये एक इमेज है मेरे पास। इसमें आप देख सकते हैं हम बहुत सारी क्लासेस आपको यहाँ पे कार्स आपको दिख रही होगी। सो कंसीडर हम जब स्कूल में जाते थे तब स्कूल में हमें एक क्लास में बिठाया जाता था। उस क्लास में, हमारी क्लास में जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, हर एक स्टूडेंट्स को, मतलब अगर हमारे पास 40 स्टूडेंट्स है तो 40 स्टूडेंट्स को एक क्लास में रखा जाता था। अब हर एक जो स्टूडेंट है वो क्लास का एक मेंबर होता था, पार्ट होता था। हर एक क्लास जो मेंबर है, हमारा स्टूडेंट है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती थी? तो उसका नाम अलग है, उसको एक अगर आई कार्ड दिया जाए तो हर एक स्टूडेंट के पास आई कार्ड तो है बट हर एक आई कार्ड की अपनी अपनी डिटेल अलग होती थी। तो हर एक जो स्टूडेंट है भले ही वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, अलग अलग स्टूडेंट्स है, बट वो किसका पार्ट है? हमारे क्लास का पार्ट है। और हर एक जो क्लास है वो क्लास किसके पार्ट है? वो स्कूल के पार्ट है। अब इसी सिनारियो को हमें यहाँ हमारे सिस्टम में अप्लाई करना है। यहाँ पे जो इमेज दिखाई गई है उसमें आपको क्या कंसीडर करना है? कंसीडर एक क्लास। अब क्लास क्या होता है? डिफरेंट जो हमारे एंटिटीज़ होती है उसको अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम एक क्लास कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी और मेथड का बना हुआ हम क्लास कंसीडर करते हैं जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर हम बाद में आते हैं, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लास क्या है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्लास मतलब एक ऐसी एंटिटी
जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टी है, एंड उसकी कुछ मेथड्स होती है। मेथड मीन्स वो क्या फंक्शन करते हैं। तो जैसे कि अगर हम स्कूल के क्लास में स्टूडेंट्स की बात करें, तो क्लास में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो कोई स्टूडेंट होता है जो मॉनिटर होता है, कुछ स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज भी होते हैं। तो हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक को एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। तो हर एक का फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, हर एक स्टूडेंट को पढ़ना मैंडेटरी है, हर एक को एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। तो ये सब फंक्शंस वो कर रहे हैं। और हर एक स्टूडेंट के पास प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है उसका आई कार्ड, कि हर एक स्टूडेंट को एक आई कार्ड दिया जाएगा, उसका एक रोल नंबर होगा। तो ये सब हर एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब सेम चीज़ को हम हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम जो प्रोग्रामिंग है उसके एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्लास होता है एक, लेट्स से हमारे पास एक कार नाम का क्लास है। कार क्लास के अंदर अब एक कोई भी अगर हम कार एग्जाम्पल की ओर पे ले, तो हमारी कार का क्या क्या चीज़ें होती है, तो कार का एक मॉडल होता है, कार का एक कलर होता है, और कार किसी ब्रांड को बिलोंग करती है। तो ये जो है मॉडल, कलर एंड ब्रांड, ये क्या हो जाती है, ये हमारी कार्स की प्रॉपर्टी हो जाती है, कि हमारी कार्स सो एंड सो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, मतलब ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो ये सारे हमारे हुए डेटा मेंबर्स। सो ये चीज़ें किसकी है, कार की। सो हमारा क्लास है कार, उसकी मेंबर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका मॉडल, उसका कलर एंड उसकी ब्रांड। बट हमारी कार क्या फंक्शन करती है, मतलब कार क्या करती है, तो कार की कुछ स्पीड होती है, कार की कुछ साइज़ होती है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो वेरी करती है। कोई कार्स ऐसी होती है जो फॉर एग्जांपल 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा फास्ट नहीं चल सकती, कोई कार होगी जो 180 किलोमीटर तक जाएगी और उसके बाद ज़्यादा नहीं चल सकती। तो हर एक कार की डिफरेंट स्पीड है जो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 120 वाली कार 60 की स्पीड पे नहीं चल सकती। 120 वाली कार भी 60 पे चलेगी, वो 70 पे भी चलेगी, वो 80 पे भी चलेगी। सो यहाँ पे डिफरेंस है कि कार अपनी अपनी जो भी स्पीड डिफाइन करी है उस पर वो चल सकती है। सेम उसकी साइज़ होगी, मतलब एक कार है तो उसकी साइज़ लेट्स से हमारे पास एक फिक्स साइज़ होगी हमारे कार की। दूसरी कोई कार लेते हैं तो उसकी साइज़ डिफरेंट होगी। तो ये सब क्या है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हमारी मेथड्स है। सो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, सो लेट्स से ये हमारा क्लास हुआ कार, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि मॉडल, कलर एंड ब्रांड, तो वो हम प्रॉपर्टी में लेंगे, डेटा मेंबर में लेंगे, एंड स्पीड वगैरह को हम उसकी मेथड कंसीडर करेंगे। मतलब अगर मैं स्पीड पे जाता हूँ तो मुझे हर बार अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी, कभी मेरी कार 60 पे चलेगी, कभी मेरी कार 80 पे चलेगी, ऐसा। तो इन तीनों को अगर मैं कार नाम के क्लास में कंसिडर करता हूँ तो मेरी डिफरेंट कार्स मुझे अवेलेबल होती है। जैसे कि यहाँ पर एक कार का एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल उसका नेम है अर्टिगा। सो मॉडल है अर्टिगा, उसका कलर है मरून एंड ब्रांड है मारुति। सेम कार ही है, दूसरी भी एक कार ही है जो हमारी ब्लैक कलर में आ रही है, उसमें हमारी ब्रांड है महिंद्रा एंड उसका नाम है XUV 500। सो ये दोनों ही कार है, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। सेम तीसरी कार है स्विफ्ट जिसका कलर रेड है, जिसकी ब्रांड है मारुति। सो हमारे पास एक ही क्लास है, कौन सा क्लास, कार, बट हमें 3 डिफरेंट कार्स मिल रही है जिसकी अपनी अपनी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग है। सो जिस स्पीड पे मेरी अर्टिगा रन करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी सेम स्पीड पर मेरी XUV भी रन करे। मेरी अर्टिगा की स्पीड और XUV की स्पीड डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंट कार्स मिल रही है वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। मीन्स हमारा क्लास कौन सा है, कार। कार ही, अर्टिगा भी कार है, XUV भी कार है, स्विफ्ट भी कार है। सो 3 मेरे क्लास, कार नाम के क्लास के क्या बनते हैं, मेरे 3 ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सो ये तीनों की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जो कॉमन चीज़ें निकल रही है वो है हमारा मॉडल, वो है हमारा कलर और वो है हमारी ब्रांड। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बेसिकली क्या क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास मेरा कौन सा है अभी, कार। उस कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ है मॉडल, कलर एंड ब्रांड, और उसकी कुछ मेथड्स है, स्पीड। और मेरे 3 ऑब्जेक्ट्स मुझे कौन से मिल रहे हैं, सो दैट इज अर्टिगा, XUV एंड स्विफ्ट। सो मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पर आपको जो समझना है वो ये है कि एक क्लास के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही ऑब्जेक्ट बने, 4 ही ऑब्जेक्ट बने, आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अभी इसी चीज़ को अगर हम रियल टाइम एनवायरनमेंट में कोई सिनारियो कंसीडर करते हैं, तो लेट्स से हम एक सिस्टम लेते हैं। अगर आप बैंक जाते हो तो आपका अपना अकाउंट होता होगा, तो बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो सिस्टम में बैंक का जो भी हम एप्लीकेशन लेट्स से जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं बैंक वाले, तो उनके लिए तो एक ही क्लास है, वो है यूज़र। बट आप जो यूज़र है, आपका अपना एक अकाउंट नंबर है, अपना अकाउंट नेम है, आपकी अपनी खुद की डिटेल्स है। सेम अकाउंट नंबर किसी और का है लेकिन वो अकाउंट नंबर डिफरेंट है। सो प्रॉपर्टी कौन सी कॉमन आई? अकाउंट नंबर दोनों यूजर्स में। सो लेट्स से अगर आपने और आपके दोस्त ने कोई अकाउंट ओपन करवाया है बैंक में, एक ही बैंक में, तो दोनों को अकाउंट नंबर मिलेगा, दोनों को अकाउंट का नेम भी, अगर आपका जो नेम है वो ऐसे यूज़र नेम मिलेगा, आपका अपना खुद का पासवर्ड होगा, आपकी अपनी बैंक डिटेल्स होगी, आपका कुछ अमाउंट होगा, उसका कुछ अलग अमाउंट होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? दोनों को यूज़र नेम मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, अकाउंट मिल रहा है, अकाउंट नंबर मिल रहा है, बट दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो सेम हमारे बैंक वाले जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए क्लास तो एक ही है, यूज़र, या तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कस्टमर। तो उसके लिए तो कस्टमर एक ही है, कस्टमर नाम का क्लास है, बट देर आर मैनी यूज़र्स आर देर, मैनी कस्टमर्स आर देर। बैंक में 1000, 1200, लाखों यूज़र्स होते हैं, तो एक क्लास के लाखों ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं, सेम हमारे बैंक के कस्टमर के एग्जाम्पल के तरीके से। सो ज़रूरी नहीं कि अगर हमने क्लास कार का एग्जाम्पल लिया है तो 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स हमारे एक क्लास के बनते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ें क्यों यूज़फुल होती है? तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, तब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ अवेल करना बहुत ईजी हो जाता है। मेथड्स के थ्रू हम डेटा बहुत ईजीली गेट कर सकते हैं। एक क्लास बनाया, उसको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी, उसकी कुछ फंक्शंस दे दी। अब हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उन सबको हम उस प्रॉपर्टी के थ्रू कुछ वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, कुछ मेथड्स असाइन कर सकते हैं और इजीली हमारी वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं और इजीली वैल्यूज़ सेट भी कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एडवांटेज रहता है कि हम ऑब्जेक्ट के साथ प्ले करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, तब हमें उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करना और उसकी मेथड एक्सेस करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब हम बैक करेंगे हमारे स्लाइड पे। आई होप ये जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट जो आज हमने समझा है वो आपको समझ में आया होगा, कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पूरा कंसेप्ट है वो काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट भी हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट के बेस पर ही काम करती है। अब और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने वाले हैं हमारी पूरे जावास्क्रिप्ट के कोर्स के दौरान, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। एक एक डिफरेंट मॉड्यूल्स जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम हमारे सभी ऑब्जेक्ट्स सीखते जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करते हैं। सो नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट कंपाइल्ड लैंग्वेज बट इट इज़ ट्रांसलेटेड लैंग्वेज। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आपको सी या जावा के बारे में कुछ पता हो, तो सी एंड जावा मतलब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो लैंग्वेजेस कंपाइल करनी पड़ती है, बट जावास्क्रिप्ट जो है वो कंपाइल नहीं करनी पड़ती है, वो हमारी ट्रांसलेट होती है। और किसकी मदद से? ट्रांसलेटर की मदद से। और ये ट्रांसलेटर कहाँ होता है? ये हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर ही दिया गया होता है। सो जब भी हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं और अगर हमारी कोई एरर आती है तो वो हम हमारे जावास्क्रिप्ट जो वेब ब्राउज़र का जो इन बिल्ट ट्रांसलेटर होता है उसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या एरर आ रही है। ओके, सो ट्रांसलेटर जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है जावास्क्रिप्ट के कोड को हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर रन करने के लिए। सो जो भी आपने HTML और CSS के थ्रू लिखा है वो तो हमारा कंपाइल होके वहाँ पे दिखने लगता है, बट अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर रहे हैं तो वो कैसे हमें दिखता है, वो कैसे काम करता है? तो जावास्क्रिप्ट के ट्रांसलेटर की मदद से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी वहाँ पे हमें रन होता हुआ दिख सकते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट, जिसे शॉर्ट में JS भी कहते हैं, तो ये जो लोगो है वो हमारा जावास्क्रिप्ट का लोगो है। आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्यों यूज़ होती है? यूज्ड बाय सेवरल वेबसाइट्स फॉर स्क्रिप्टिंग द वेब पेज। स्क्रिप्टिंग मतलब अगर हमें कोई भी इन एक्टिविटी परफॉर्म करानी है हमारी वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर,
डायनामिकली, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। इसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट रन होना मतलब जैसे जैसे स्क्रिप्ट रन होती है वैसे वैसे वो एक्टिविटी, वो इवेंट परफॉर्म होती जाती है। तो ये सब एक्टिविटीज़, इवेंट्स किसकी मदद से हम रन कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर? सो दैट इज़ बिकॉज द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, fully fledged programming language that enables dynamic interactivity on websites when applied to HTML document। सेम जैसा कि मैंने कहा, HTML वेब पेज के अंदर अगर हमें कोई भी डायनामिज्म अप्लाई करना है, डायनामिक एक्टिविटी अप्लाई करनी है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट हमें 1995 में इंट्रोड्यूस हुई थी और उसका जो कंपनी है जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई थी उसका नाम है नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र्स के अंदर सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इनेबल हो पाई थी, इसीलिए नेविगेटर के नाम का भी एक क्लास भी है, ऑब्जेक्ट हमें अवेलेबल किया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो हमारी ब्राउज़र डिटेल्स गेट करने के लिए हेल्प करता है। विथ जावास्क्रिप्ट यूज़र्स कैन बिल्ड मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। मतलब हाँ, कॉमन चीज़ है कि अगर हमें कोई भी डायनामिक चीज़ें ऐड करनी है जो इंटरेक्ट करती है हमारे पेज के साथ, तो वो सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ जैसा लिखा गया है, सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्टिविटी एंड सिंप्लिसिटी। मतलब सिंपल वे में हम हमारे वेबसाइट को ट्रेडिशनल से डायनामिक बना सकते हैं। यहाँ पे और लिखा है, ऑल्दो जावास्क्रिप्ट हैज़ नो कनेक्टिविटी विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मैं मुझे भी जावास्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था इनिशियल ईयर्स में करियर के, तब मुझे भी, जब मैंने पहली बार जावास्क्रिप्ट सुना था कॉलेज टाइम में, तब मुझे भी यही कन्फ्यूजन हुआ था कि डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट का जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ तो कनेक्शन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज जावास्क्रिप्ट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जावा टोटली एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट अपनी खुद की इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हम वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं। जावा हम वेबसाइट में कभी यूज़ नहीं करते हैं। और भी चीज़ें जैसे कि वेब ब्राउज़र, डेटाबेस के यहाँ कुछ नाम है जैसे कि काउचडीबी एंड मोंगोडीबी। इन सब के साथ काम करने के लिए भी हमें जावास्क्रिप्ट बहुत ही यूज़फुल रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें हमारे वेबसाइट में कुछ डेटा शो करना है यूजिंग डेटाबेस, जो डेटाबेस से आ रहा है, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट की मदद ले सकते हैं। ओनली HTML एंड CSS डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए काम नहीं आते हैं, वो सिर्फ हमारा वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, वेब पेज बनाने के काम आते हैं। सो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे डेटाबेस के साथ भी। गाइस, आज के सेगमेंट में हम यहीं तक रखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा है कि द पॉपुलर वेब ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट एज दे प्रोवाइड बिल्ट इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। जितने भी वेब ब्राउज़र्स करंटली अवेलेबल है मार्केट में, आप क्रोम ले लो, एक्सप्लोरर ले लो, फायरफॉक्स ले लो, एज ले लो, ओपेरा, सफारी, सभी हमारे जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं। कोई भी ऐसा वेब ब्राउज़र नहीं है, ओल्डर वर्जन भी इसे सपोर्ट तो करते ही है, बट कोई फंक्शनलिटी सपोर्ट नहीं करते। जावास्क्रिप्ट वो सपोर्ट करते हैं, बट जावास्क्रिप्ट की कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज़ होगी जो वो सपोर्ट नहीं करते होंगे। मतलब न्यू फंक्शनलिटीज़ ओल्ड ब्राउज़र्स में सपोर्ट नहीं करती, ऐसे सिनारियोज होते हैं। बट ऐसा कोई वेब ब्राउज़र नहीं है जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ना करता हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसा कि हम लोग सी लैंग्वेज में, जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फंक्शनलिटी यूज़ करते थे, सिंटैक्सेस यूज़ करते थे, ऑलमोस्ट वैसी ही प्रोग्रामिंग थिंग्स सिंटैक्स हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि अगर आपको सी लैंग्वेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ें सीखने ही वाले हैं कि कैसे उसका सिंटैक्स लिखा जाता है, कैसा हमारा कोड करते समय कैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो मोस्टली सी का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट को वीकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि वो हमारी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगर मैं मेरा वेब पेज लोड करता हूँ और ऑन लोड में कोई इवेंट रख देता हूँ, जैसे कि वेब पेज लोड हुआ, लोड होते टाइम सो एंड सो इवेंट्स फायर हो, तो वो होगी, इट्स नॉट नेसेसरी कि नहीं होगी, वो होगी। बट जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें रन करने के लिए हमारे पास कुछ इवेंट होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट है, तो मुझे HTML के थ्रू एक बटन प्लेस करना है, बटन की क्लिक पर मैं क्या करूँगा, मैं मेरा
इवेंट फायर करूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंसी आ जाती है, मतलब कि मेरा एक बटन के साथ कनेक्शन बनता है। अगर मैं बटन क्लिक नहीं करता हूँ तो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा ही नहीं। सो मतलब मेरा जो जावास्क्रिप्ट है वो एक वीकली टाइप भी लैंग्वेज है, मतलब वो किसी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अनटिल एंड अनलेस बटन क्लिक ना हो, पेज स्क्रॉल ना हो, कोई ट्रांजिशन परफॉर्म ना हो, तब तक मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर हम देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऐसा है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल विंडो ऑब्जेक्ट है, ये भी हम सीखेंगे हमारे कोर्स के दौरान। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, नेविगेटर का ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है, उसकी मदद से हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं। जो प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं, सिर्फ क्लासेस का यूज़ होना ज़रूरी नहीं। मतलब ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस प्रोटोटाइप्स रेदर देन यूजिंग क्लासेस फॉर इनहेरिटेंस। मीन्स जावा या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर आप क्लास बनाते हो तो आप उसके क्लास की जो फीचर्स है वो यूज़ करने के लिए आपको उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, या तो आपको उस क्लास का चाइल्ड क्लास जनरेट करना पड़ता है। चाइल्ड क्लास मतलब एक ऐसा क्लास जो उस क्लास के सभी जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है उसे इनहेरिट करता हो। इनहेरिट करना मतलब जैसे कि अगर आपके फादर है और आप सन हो, तो आपके फादर के पास से आपको जो जो चीज़ें मिल रही है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आप इनहेरिट करते हैं अपने पापा से। फिर कुछ ऐसी फीचर्स होती है, अगर कोई सन या डॉटर है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उसका बिहेवियर होता है, कुछ चाल हो या तो उसकी बोलने का तरीका है, वो सब कुछ अपने पेरेंट्स के साथ ऊपर से आ जाता है। मतलब कोई ऐसा होता है जो अपने मम्मी जैसा बोलता है, कोई अपने पापा जैसा बोलता है, कोई अपने मम्मी जैसा चलता है, कुछ गुस्सा है या कुछ ऐसा बिहेवियर ऐसा होता है जो उसे अपने पेरेंट्स से मिला होता है। सेम चीज़ अगर हम एक क्लास जनरेट करते हैं और कोई चाइल्ड क्लास हमें बनाना है, उसका मीन्स हम इस क्लास की जो प्रॉपर्टी एंड मेथड्स है वो चीज़ें हम अगर वो दूसरे क्लास को देते हैं तो वो दूसरा क्लास पहले क्लास का चाइल्ड बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स चाइल्ड क्लास ने ली है अपने पेरेंट क्लास से, उसे इनहेरिट करना बोलते हैं। इनहेरिट और जो ऑपरेशन है वो है इनहेरिटेंस। सो इनहेरिट करना मतलब अपने पेरेंट क्लास से वो चीज़ें ले लेना, ऐसा यहाँ पे मीनिंग होता है। सो ये जो लाइन लिखी है उसका मीनिंग ये है कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको हर एक चीज़ें अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली लेनी नहीं पड़ती, आपको अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट नहीं करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट प्रोटोटाइप्स भी होती है। मतलब प्रोटोटाइप का मतलब ऑब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी वहाँ रखी हुई है, आपको बस वो ऑब्जेक्ट को ले लेना है, मतलब ऐसे ही ले लेना है, आपको इनहेरिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ कैसे होती है ये हम जब एडवांस में जाएंगे जावास्क्रिप्ट में वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। फिर है इट्स अ लाइट वेटेड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना ईजी होता है। हम जो कोड एक ब्राउज़र में रन करते हैं, सेम कोड हम दूसरे ब्राउज़र में भी रन करते हैं, कोई वहाँ पर डिफरेंस नहीं आता। रन करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम ब्राउज़र चेंज करते हैं। सो ये लाइट वेट भी है और इजीली इंटरप्रेट हो जाती है। यस, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर हमने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया है कैपिटल ए के अंदर, तो मैं स्मॉल ए लिखकर उस वेरिएबल की वैल्यू गेट नहीं कर पाऊँगा, मुझे कंपलसरी कैपिटल ए ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज JavaScript is supportable in several operating systems including Windows, macOS, etc. मीन्स जैसे डिफरेंट ब्राउज़र्स में जावास्क्रिप्ट एक्सेसिबल है, सेम उसी तरीके से डिफरेंट सिस्टम्स में भी हमारी जावास्क्रिप्ट एक्सेसिबल है। इट प्रोवाइड्स गुड कंट्रोल टू द यूज़र्स ओवर द वेब ब्राउज़र। मतलब जो भी हमारे यूज़र है तो वेब ब्राउज़र में हम इजीली जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमने देखे वो सभी हमारे जावास्क्रिप्ट के फीचर्स थे। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड वैलिडेशन में बहुत यूज़फुल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी इनपुट फील्ड में मेरा नेम ऐड करना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि उस इनपुट फील्ड में नंबर्स ऐड ना हो, क्योंकि
नाम के अंदर कभी नंबर्स नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम जॉयल है तो मेरे नाम के अंदर JOEL 4 ही कैरेक्टर्स है, 4 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। सेम किसी भी नाम के अंदर 1 2 3 4 कभी नहीं आता है। इसलिए नेम जैसे इनपुट फील्ड्स के अंदर आपको नंबर्स नहीं ऐड करने हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करोगे। मीन्स अगर आपको किसी भी जगह पर वैलिडेशन परफॉर्म करना है, वैलिडेशन मतलब चेक करना कि अगर नेम इनपुट फील्ड है तो उसमें कैरेक्टर्स ही होंगे, नंबर्स नहीं होंगे। अगर टेलीफोन नंबर है कोई इनपुट फील्ड तो उसके अंदर मैंडेटरीली नंबर्स ही होंगे, उसमें कैरेक्टर्स नहीं होंगे। तो ये सब वैलिडेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वेब पेज के अंदर? वेब पेज में अगर मैंने कोई फॉर्म बिल्ट इन किया है तो मैं उसे कैसे वैलिडेट करूँगा? तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से ये कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेट करना मीन्स हमारे वेब पेज के अंदर क्लाइंट साइड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेब पेज यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उस वेब पेज का क्लाइंट हूँ, तो क्लाइंट साइड जो भी वैलिडेशन परफॉर्म करवाने हैं वो सभी वैलिडेशंस मैं करूँगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। फिर आता है डायनामिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वर्ल्ड में इंडिया, चाइना, नेपाल ऐसी डिफरेंट सिटीज़ लेता हूँ तो हर डिफरेंट जो मेरी कंट्री है तो हर कंट्री के अपने खुद के स्टेट होते हैं। सो अगर मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ कंट्री के अंदर तो मेरा नेक्स्ट ड्रॉप डाउन स्टेट का होगा जहाँ पर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ड्रॉप डाउन्स वैल्यू मेरी वैल्यूज़ आनी चाहिए। सो अगर मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तो स्टेट के अंदर सिर्फ इंडिया के स्टेट ही आने चाहिए। अगर मैं चाइना सिलेक्ट करता हूँ तो स्टेट के अंदर चाइना के स्टेट्स आने चाहिए। US सिलेक्ट करता हूँ तो स्टेट के अंदर US के स्टेट्स आने चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे होती है? तो ये हमारा होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से कि अगर मेरा जो मेरा ड्रॉप डाउन है उस ड्रॉप डाउन की सो एंड सो वैल्यू है तो प्रीवियस ड्रॉप डाउन की वैल्यू के बेसिस पे मेरे नेक्स्ट ड्रॉप डाउन की वैल्यू सेट हो। तो ये हम डायनामिज्म कैसे ऐड करते हैं? तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। ये सिंपली जो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ड्रॉप डाउन वाला, ये HTML CSS से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको कंपलसरी जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करनी होती है। डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम, अगर मैं डेट एंड टाइम शो अप करना चाहता हूँ मैंडेटरी HTML CSS में ऐसा कोई फॉर्मेट या फंक्शन ही अवेलेबल नहीं है जिसकी मदद से मैं डायरेक्टली डेट ऐड कर सकूँ। मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML पेज के अंदर डेट ऐड कर सकता हूँ। डिस्प्लेइंग पॉपअप विंडोज़ एंड डायलॉग बॉक्स मीन्स मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ रॉन्ग इनपुट के साथ तो मुझे मेरे यूज़र को एक नोटिस दिखानी है कि भाई आपने जो ऐड किया है वो गलत है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? इसे जो नोटिस आती है उसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। डायलॉग बॉक्स या पॉपअप मतलब एग्जिस्टिंग स्क्रीन में एक छोटी सी नई स्क्रीन ओपन करना, उसे हम जैसे कि यहाँ लिखा है अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स मीन्स अलर्ट, नोटिस दो कि भाई आपने जो इनपुट दिया वो गलत है। तो ये हम कैसे करते हैं? तो ये भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग क्लॉक्स मीन्स क्लॉक, जो टाइम्स हमें शो अप करने होते हैं हमारे वेब पेज के अंदर जो कॉन्स्टेंटली घूमते रहते हैं, कंटिन्यूसली चालू रहते हैं, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये सारी है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितनी एप्लीकेशन यहाँ लिखी है उतनी ही जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन है। जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, आउट ऑफ देम जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पर प्लेस करके आपको एक्सप्लेन करी है। इसके अलावा भी जावास्क्रिप्ट के बहुत ज़्यादा फीचर्स भी है और एप्लीकेशंस भी है। अब अगर हम नॉर्मल एक एग्जाम्पल देखें जावास्क्रिप्ट का कि जावास्क्रिप्ट कैसे रन करती है, तो उसके लिए हम सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे। सबसे पहले आप सबलाइम टेक्स्ट की जो साइट है वहाँ पे जा सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट का करंट वर्जन 3 है, तो सबलाइम टेक्स्ट 3 ओके। तो ये है हमारी सबलाइम टेक्स्ट की साइट। सो जस्ट गो टू द साइट ओके। और जब हम सबलाइम टेक्स्ट की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और इसके अलावा भी यहाँ पर भी डाउनलोड दिया गया है। तो हमें हमारा जो सबलाइम टेक्स्ट का एडिटर है वो हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इस फर्स्ट हमारे सेशन में मैं एडिटर डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी दिखा दूंगा। सो सबसे पहले आप हमारी साइट पे से सबलाइम टेक्स्ट की साइट पे से डाउनलोड पर जाए। जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें डाउनलोड के लिए ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि ये है विंडोज़ 64 एंड विंडोज़। तो इसमें से हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं विंडोज़ वाला ऑप्शन ले रहा हूँ
यहाँ पर मेरा सबलाइम टेक्स्ट यहाँ डाउनलोड हो रहा है. वंस इट इज़ डाउनलोडेड, गो टू दी फोल्डर. फोल्डर लोड हो रहा है. तो ये हमारे फोल्डर के अंदर सबलाइम टेक्स्ट हमें दिख रहा है. तो हमें उसे रन करने के लिए राइट क्लिक एंड ओपन, और फिर हम इसे रन करना है. जैसे ही हम इसे रन पे क्लिक करते हैं और यस देने के बाद हमें जो आता है वो है पाथ, कि हमें किस पाथ पे इसे स्टोर करना है. आफ्टर एग्जीक्यूशन फाइल्स कहाँ पर स्टोर होगी. तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पाथ लिया है हम उसे भी ले सकते हैं. सो मैं इसे एज इट इज़ रख रहा हूँ. सो आफ्टर क्लिकिंग नेक्स्ट, अगेन क्लिक नेक्स्ट, क्लिक ऑन इंस्टॉल. तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होता है हमें फिनिश का बटन आ गया है. सो फिनिश करते ही हमें हमारा जो सबलाइम टेक्स्ट है वो डेस्कटॉप के ऊपर दिखेगा. तो मैंने बंद किया है. हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ सबलाइम टेक्स्ट हो गया है फिनिश. सो जस्ट ओपन सबलाइम टेक्स्ट. स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा सबलाइम टेक्स्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है. सो जस्ट क्लिक ऑन दैट. एज ऑफ नाउ हम इसे नॉर्मल एग्जाम्पल नाम दे रहे हैं. अब मुझे इस प्रोग्राम में क्या ऐड करना है, तो जैसे यहाँ स्लाइड में आप देख सकते हो हमने सिंपल जावा स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं, इसलिए स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना है. और उसके अंदर हमें सिंपल हमारे पेज में कुछ भी टाइप ही करवाना है. लेट्स से वेलकम टू लर्न वन. सो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ. मैं हेड टैग में भी लिख सकता हूँ, मैं बॉडी टैग में भी लिख सकता हूँ. सो ये एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बॉडी टैग में लिखता हूँ. जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट लिख के कंट्रोल स्पेस क्लिक किया, वैसे ही मेरा इतना पोर्शन जनरेट होके आ जाता है. सो यहाँ पे मुझे मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ता. सबलाइम टेक्स्ट के अंदर टाइप में टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखना मैंडेटरी है. जब हम CSS ऐड करते थे तब हमारे पास टेक्स्ट CSS होता था, और तब हम जो टेक्स्ट टैग ऐड करते थे वो होता था स्टाइल टैग. ओके, मैंने टाइप किया है स्टाइल, और अब मैं कंट्रोल स्पेस ऐड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि टाइप में टेक्स्ट CSS ऐड होके आ जाता है. सो इसके अंदर मैं मेरी CSS ऐड कर सकता हूँ ऐसा. अभी मैंने स्क्रिप्ट टाइप किया है, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्ट टाइप करें और यहाँ पे लिखे. क्या लिखा था हमने, बिकॉज हमें हमारे बॉडी में कुछ टाइप करवाना है, इसलिए हमने क्या लाइन यूज़ करी है, डॉक्यूमेंट. जो हमारा बॉडी होता है पूरा हमारे वेब पेज का, उसमें कुछ भी एक्सेस करना है तो हम डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का. सो डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखना कंप्लीट किया, मेरा डॉक्यूमेंट ब्लू कलर में आ गया. डॉट राइट दिस इज लर्न वन सेमीकॉलन. सेमीकॉलन मैंडेटरी नहीं होता है, बट हम करेंगे क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लाइन का एंड हमेशा सेमीकॉलन से ही आता है. सेव. और अब हम इस प्रोग्राम को ये मेरा प्रोग्राम. ओके, सो यहाँ पे लिखा है दिस इज लर्न वन. ये कैसे आया है, यहाँ पे हमने तो यहाँ पे कोई HTML नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी है. सो अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट के नीचे लेट्स से मैं लिखता हूँ H1 हेलो, तो आप देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट के मतलब जो मेरा कंटेंट मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड किया है उसके नीचे हेलो भी लिखा हुआ आया है. सो हेलो ऐड हुआ है मेरा HTML के थ्रू, एंड स्क्रिप्ट के थ्रू ऐड हुआ है मेरा दिस इज लर्न वन. सो ये है कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हैं. सो जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना होगा. स्क्रिप्ट के अंदर टाइप रहेगा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट. पॉसिबल है अगर जावास्क्रिप्ट के अलावा मार्केट में कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अवेलेबल है और वो मेरा ब्राउज़र सपोर्ट करता है, तो मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट की जगह पे वो नाम लिख दूंगा, ताकि मेरा जो स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूशन होना है वो जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन की जगह पे वो वाली लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा. बट एज ऑफ नाउ हम जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं, इसलिए स्क्रिप्ट के बाद टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट आ गया. डिफ़ॉल्ट भी इसलिए आया था क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही है, इसलिए. स्लाइड पे जाएंगे. स्क्रिप्ट टेक्स्ट स्पेसिफाइज दैट वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया. द टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट इज द कंटेंट टाइप दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर अबाउट द डेटा. मीन्स
कि हम जो भी लिखेंगे वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन सा कंटेंट टाइप यूज़ करना है, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। सो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट कि कैसे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके फीचर्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, जावास्क्रिप्ट का एकदम सिंपल सा प्रोग्राम कैसे हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वो भी हमने आज के सेगमेंट में देख लिया है। तो गाइज ये नॉर्मल हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है वो। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट। मीन्स अगर हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ऐसे कौन से डिफरेंट वेज हमारे पास अवेलेबल है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन कर सकते हैं, कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन कर सकते हैं, तो वो हम आज के सेगमेंट में देखेंगे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हम 3 तरीके से रन कर सकते हैं, जिसमें पहली टेक्निक है बिटवीन द बॉडी टैग ऑफ HTML, कि अगर हमने कोई HTML का प्रोग्राम लिखा है तो उस HTML के प्रोग्राम के बॉडी टैग के बीच में हम जावास्क्रिप्ट का हमारा जो भी कोड है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा बिटवीन दी हेड टैग ऑफ HTML, मीन्स हमारा जो हेड सेक्शन होता है जहाँ पर हम इंटरनल CSS भी ऐड करते हैं, वहाँ पर भी हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हैं, हमारी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तीसरा हमारा वे है इन .js फाइल, मीन्स एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। जो हमारा CSS का कोर्स हमने कंडक्ट किया था उसमें भी हमने डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग CSS हमने सीखा था। तो हम अगर कोई एक्सटर्नल फाइल हमारे करंट वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं CSS फाइल, तो वो हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग लिंक। सेम वे अगर हम कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट कर रहे हैं और उसे हम हमारे करंट प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम एक .js एक्सटेंशन से फाइल सेव करके उस फाइल को लिंक करके भी कर सकते हैं। सो हमारे पास टोटल 3 वेज यहाँ पे है। पहला वे है बॉडी टैग के अंदर, दूसरा वे है हेड टैग के अंदर, एंड तीसरा वे है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को हमारे करंट HTML प्रोग्राम में ऐड कराना। तो हम इस हर एक जो हमारी डिफरेंट वेज है उसके बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला था कोड बिटवीन दी बॉडी टैग। सो ये हम कैसे रन करेंगे? सो इसके लिए सबसे पहले हम सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे। जैसा कि लास्ट सेगमेंट में भी कहा था मैंने कि अगर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो वो हम जावास्क्रिप्ट की एक सेपरेट JS फाइल तो बना सकते हैं, बट हम तो जावास्क्रिप्ट हमारे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं। तो इसलिए हम हमारे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस वे में मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स, बट करंटली हम जो भी करेंगे वो HTML फाइल के अंदर ही करेंगे। सो हम यहाँ से HTML ही सिलेक्ट करेंगे हमारे सबलाइम टेक्स्ट में, और हर एक चीज़ HTML प्रोग्राम में ही हम ऐड करेंगे। अगर कहीं ज़रूरत आती है कि हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट कर रहे हैं और लिंक करें, तो वहाँ पर मैं बताऊंगा और हम वैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट इन बॉडी टैग, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्ट इन बॉडी। ठीक है, सेव करते हैं, एड जावास्क्रिप्ट 1। तो ये हमारा HTML पे प्रोग्राम बन गया, सेव। अब हम इसे ओपन भी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे, बिकॉज ये हमारा बॉडी टैग के अंदर हमें ऐड करना है, इसलिए बॉडी टैग के अंदर मैं स्क्रिप्ट ऐड करूँगा। स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे document.write this text is through body tag semicolon, save, run। सो आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हमारा पेज आपको दिख रहा है वहाँ पर बॉडी टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद हमें ये टेक्स्ट अवेलेबल हो रहा है। तो ये हमने क्या किया, हमने हमारे बॉडी टैग के अंदर एक जावास्क्रिप्ट लिखी है।
अब मैं एक नया प्रोग्राम जनरेट करूँगा और सेम चीज़ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम चेंज क्या करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्ट इन हेड टैग, और ये जो मेरा पोर्शन है उसे मैं कट करके यहाँ टाइटल के नीचे ऐड करूँगा, क्योंकि ये मेरा हेड टैग के अंदर आएगा। रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेस, सेव में आएगा ऐड जावास्क्रिप्ट 2, डन। अब हम इस प्रोग्राम को भी रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोग्राम्स आते हैं। पहला है जिसमें बॉडी टैग के थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा है, दूसरा है जिसमें हेड टैग के थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा है। दोनों प्रोग्राम में चेंज क्या है, यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट ऐड किया है, यहाँ पर हमने हेड के अंदर स्क्रिप्ट ऐड किया है। अब हम जाते हैं हमारी स्लाइड में। पहला था कोड बिटवीन दी बॉडी टैग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने ये लिखा है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको ये हेड के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट्स से नेक्स्ट हमारा है इन JS फाइल। सो यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल JS फाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट करेंगे और उस जावास्क्रिप्ट फाइल को हम JS एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे और फिर हम उसे हमारे जो हमारा करंट प्रोग्राम है उसके अंदर लिंक करा देंगे। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नई फाइल जनरेट करेंगे हम, जो हमारा यहाँ पे कंटेंट है उसे हम कॉपी करके यहाँ लिख देंगे एज ऑफ नाउ, और जो हमारा स्क्रिप्ट वाला पोर्शन है वो मैं यहाँ से एज ऑफ नाउ रिमूव करूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं इसे सेव कर दूंगा, ऐड जावास्क्रिप्ट 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल फाइल एक्सटर्नल फाइल के लिए मैं इसे नाम दूंगा। सबसे पहले मैं इसे सेव करूंगा। यहाँ से आप JS सिलेक्ट करने के बाद भी जावास्क्रिप्ट सेव, लेट्स से मुझे एक मैसेज वहाँ से पास करना है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा message.js। ओके, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे एक सिंपल सा यहाँ पे अलर्ट फंक्शन ही लेट्स से मुझे कॉल करवाना है। सो मैं फंक्शन बना दूंगा सबसे पहले। सो लेट्स से फंक्शन, तो जैसे ही मैंने फंक्शन लिख के कंट्रोल स्पेस दबाया, मेरा ये जो मेरा पोर्शन है वो जनरेट होके आ गया है। सो लेट्स से मेरा फंक्शन का नाम है मैसेज और ये है मेरा फंक्शन जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स मैं पास नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉडी। सो ये मेरा फंक्शन का फॉर्मेट है। जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन लिखते हैं तो वो फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, तो वो ये हमारा वे है कि फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ करें, बिकॉज हम फंक्शन जैसे लिखेंगे ना, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना फंक्शन वाला वो इटालिक हो जाता है, विच इंडिकेट्स ये हमारा जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट कीवर्ड भी है। तो ये आ गया हमारा फंक्शन, फिर आता है फंक्शन का नाम, और ये जो पैरेंथेसिस है ओपन एंड क्लोज, ये इंडिकेशन है कि हम एक फंक्शन जनरेट कर रहे हैं, और फंक्शन का नाम क्या है, मैसेज। ओके, अब फंक्शन के अंदर जो भी हमें टास्क करवाना है तो वो टास्क हम इस दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा एक बटन क्लिक हो, उस बटन क्लिक के ऊपर मेरा फंक्शन ये कॉल होना चाहिए, और एक अलर्ट बॉक्स के अंदर मुझे नोटिस आनी चाहिए कि आपने एक बटन क्लिक किया है, या तो फिर वेलकम टू लर्न वन, ऐसा कुछ भी। सो अलर्ट बॉक्स जो मैंने कहा था कि एक करंट स्क्रीन के अंदर एक छोटी सी एक और स्क्रीन ऐड करने को हम अलर्ट बॉक्स कहते हैं। सो लेट्स से हम लेते हैं अलर्ट, अलर्ट के अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू लर्न वन, सेव। ओके, तो ये मेरी message.js फाइल मैंने सेव कर दी। अब इस फाइल को मुझे ये जो मेरी थर्ड जावास्क्रिप्ट 3 वाली फाइल है उसमें मुझे लिंक करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट, तो ये मेरा टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट आ गया, इसके अंदर स्पेस करके सोर्स message.js। ठीक है, तो ये मेरा नाम MESSAGE। सो अब मेक श्योर करना है कि हमारा जो नाम हो वो सेम हो। सेव हो गया, कि मैंने सेव कर दिया इसे, ये भी सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो फंक्शन है वो कॉल कराना है मुझे। तो वो फंक्शन मुझे कब कॉल करना है, तो मैं लेट्स से एक बटन लेता हूँ, इट्स लाइक इनपुट, टाइप है मेरा बटन, उसका नाम नेम, हमें एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है नेम की, तो हम नेम अभी के लिए निकाल देंगे। वैल्यू लिखते हैं क्लिक मी, और मेरे बटन के क्लिक पे मेरा जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। सो ऑन क्लिक
क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है, ये फंक्शन कॉल कराना है। सो कॉपी दिस मैसेज और ये फंक्शन। सो इससे क्या होगा, जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, मेरा मैसेज नाम का जो फंक्शन है आउटसाइड ऑफ दिस फाइल HTML फाइल एंड एक जावास्क्रिप्ट फाइल में मेरा जो फंक्शन पड़ा है, वहाँ पे मैंने वेलकम टू लर्न वन ऐसा अलर्ट करवाया है, एक पॉपअप ओपन करवाया है। सो वो मैं यहाँ से रन करूँगा। सो सेव। अब मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम रन करूँगा। ओके, सो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे एक पॉपअप बॉक्स मेरा जनरेट होके आया है, वेलकम टू लर्न वन लिखा हुआ। अब जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा, ये चला जाएगा। अगेन क्लिक मी। तो जब मैं इस ओके क्लिक अगेन ओके। सो जब मैं इसे क्लिक करूँगा, मेरा ये अलर्ट बॉक्स पॉपअप होके आएगा जो इंडिकेट करेगा जो भी मैसेज मैंने पास किया है। मैंने वेलकम टू लर्न वन सिर्फ अलर्ट के अंदर लिखवाया है, तो मेरा वेलकम टू लर्न वन आएगा। अगर मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूँ, वेलकम टू लर्न वन, दिस प्लेस इज अमेजिंग टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, सेव, रीलोड। सो यहाँ पे मेरा नया मैसेज जो मैंने वहाँ पर अपडेट किया है वो आ गया है कि दिस वेलकम टू लर्न वन, दिस प्लेस इज अमेजिंग टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्लेस क्लिक ऑन ओके। सो ये था हमारा थर्ड वे कि कैसे हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को भी हमारे करंट HTML फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। सिंपल, आप हेड के अंदर स्क्रिप्ट ऐड करें और स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स के अंदर ऐड करें। आपको याद होगा तो अगर हमने जब CSS कंडक्ट किया था, CSS का कोर्स, तब हम लिंक टैग की मदद से हम हमारी CSS को ऐड करते थे। बट बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट है, इसलिए हम स्क्रिप्ट टैग की मदद से एक्सटर्नल हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये हमारे 3 प्रोग्राम हुए। अब हम जाते हैं हमारी फाइल पे। अब हमने जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो हमने हमारे प्रोग्राम में ऐड करी है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो दोनों हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का एडवांटेज क्या है। तो ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि अगर हमारे कोई लेट्स से हमारी कोई एप्लीकेशन है, या तो फिर लेट्स से हमारा वेब पेज ही कंसिडर कर लो, तो अगर हमारे वेब पेज में लेट्स से मैंने मल्टीपल जगह पर कोई पॉपअप मुझे शो करवाना है, पॉपअप ये कह रहा है कि ये जो डेटा है वो गलत है या डेटा सही है, या मतलब एक कॉमन मैसेज मुझे डिफरेंट वेब पेजेस में से मुझे शो करवाना है, तो मैं हर वेब पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करूँ वो इजी रहेगा, या एक जगह पे जावास्क्रिप्ट ऐड करूँ और उस जावास्क्रिप्ट को मैं हर एक वेब पेज के अंदर कॉल करवा दूँ। सो डेफिनेटली मेरा जो दूसरा वे है कि एक जगह पर लिखना और उसे हर जगह पे यूज़ करना, ये ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो एक ही जगह पे कोड लिखना और हर जगह पे यूज़ करना, इसे हम कोड रीयूजेबिलिटी भी कहते हैं। सो कोड की रीयूजेबिलिटी की मदद से भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल हमें यूज़फुल रहती है। जब भी हम एक्सटर्नल कोई कोड लिखते हैं, तब एक और चीज़ होती है, कोड हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आज अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ और मुझे 1 महीने बाद उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो मैं हर एक वेब पेज में ढूंढूँ कि मेरा कोड कहाँ लिखा है। इससे अच्छा अगर मैंने मेरे सारे जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में स्टोर किए होंगे, तो मैं इजीली उस फाइल में जाके मेरा जो भी कोड है जहाँ मुझे चेंज करना है वो मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। सो मेरा कोड इजी टू रीडेबल हो जाता है। तीसरा है टाइम एफिशिएंट, एज वेब ब्राउजर्स कैश द एक्सटर्नल JS फाइल विच फर्दर रिड्यूसेस द पेज लोडिंग टाइम। मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, सो ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम कोई वेब पेज लोड करते हैं, तब हमारे वेब पेज का सारा कंटेंट भी लोड होता है, जैसे कि उसका HTML कंटेंट, उसका CSS कंटेंट, अगर जावास्क्रिप्ट ऐड किया है तो जावास्क्रिप्ट कंटेंट। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट कंटेंट लोड करते हैं, तो अभी तो हमने हमारे करंट एग्जाम्पल में एक छोटा सा फंक्शन लिखा है जो एक अलर्ट कराता है। तो जब हम बड़ी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, तब ऐसे छोटे से फंक्शन नहीं होते, बहुत ज़्यादा कोड उसमें ऐड होता है। तो वो ढेर सारा कोड हर पेज के साथ लोड करने से बेटर है हम एक बार ही लोड करें और हर जगह पे यूज़ करें। अगर मैं ढेर सारा जावास्क्रिप्ट का कोड हर HTML फाइल में लिखूंगा, तो मेरी जो वेबसाइट है वो बहुत हैवी हो जाती है और इजीली लोड नहीं हो पाती है। तो उस वे से अगर हम सोचें, तो कोड एक जगह पे लिखना
और एक ही बार लोड करना। जब हम वेबसाइट लोड करते हैं तब एक ही बार लोड करना एंड फिर उस कोड को हर जगह यूज़ करना। ये हमारी वेबसाइट के परफॉर्मेंस वे में बहुत यूज़फुल है, हमारी वेबसाइट को फास्ट बनाता है, इजी टू लोड बनाता है। तो ये एक मतलब टाइम एफिशिएंट हो जाता है कि हमारा एक बार लोड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है, it enables both web designers and coders to work with HTML and JS file parallelly and separately, that is without facing any code confliction. Let's say मैं JavaScript डेवलपर हूँ और मेरे साथ कोई HTML डेवलपर भी है, तो अगर मैं एक ही फाइल में एक ही टाइम पे काम करूँगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। किसकी साइड से? जावास्क्रिप्ट डेवलपर की साइड से भी और HTML डेवलपर की साइड से भी। सो बेटर है अगर हम जावास्क्रिप्ट फाइल को डिफरेंट रखते हैं और HTMल फाइल को डिफरेंट रखते हैं, तो दोनों फाइल पे दो डेवलपर एक ही टाइम पर काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा काम पैरेलली चलता है। तो जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में हम जॉब कर रहे होते हैं, तब एक जन काम करे और दूसरा उसकी वेट में बैठा रहे कि भाई ये काम खत्म हो और मुझे दे, ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता है। इंडस्ट्री में हमेशा, आप कोई भी कंपनी ले लो, टास्क हमेशा पैरेलली चलते हैं। मीन्स एक समय पर जो एक जन काम करता है, उसी समय पे, उसी एप्लीकेशन पे, उसी पेज पर भी दूसरा बंदा काम करता होता है। तो उस वजह से जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करना बहुत यूजफुल होता है कि एक जन जावास्क्रिप्ट में काम करे और एक जन HTML फाइल पे काम करे। आफ्टर दैट हम दोनों कोड को मर्ज तो नहीं करना होता क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी लिंक्ड है वहाँ पे। सो दोनों जन एक टाइम पर काम कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द कोड रिड्यूसेस एज ओनली वी नीड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द JS फाइल। मीन्स सीधी सी बात है, हमें सिर्फ एक ही जगह पे कोड लिखना है एक्सटर्नल फाइल के अंदर, और वो कोड हमें हर वेब पेज के अंदर लिंक करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये जो मेरा मैसेज है, मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज सिर्फ मेरे 3 फाइल से नहीं 2 फाइल से भी एक्सेसिबल हो, तो मैं सिर्फ ये स्क्रिप्ट वाली जो लाइन है मेरी, वो मैं हर जगह पर ऐड कर दूंगा, और मुझे जिस किसी बटन के थ्रू उसे कॉल करवाना है वो बटन भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। मीन्स 3 बटन बट एक ही मैसेज का कॉल होना। सो वो मैसेज तीनों फाइल्स के अंदर इजीली अप्रोच हो जाता है। सो ये होता है हमारा थर्ड पॉइंट कि जो हमारा कोड है वो रिड्यूस हो, मीन्स लेंथ रिड्यूस होती है। जो बड़ा सा कोड मैंने JS फाइल के अंदर ऐड किया है वो तीनों जगह पे ऐड नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ वो स्क्रिप्ट वाली लाइन ही वहाँ पर ऐड करनी है। स्क्रिप्ट ऐड हो गई और आप इजीली किसी भी लोकेशन से हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे तो हमारे एडवांटेजेस थे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल के। बट अगर हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके सामने उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला है, द स्टीलर मे डाउनलोड द कोडर्स कोड यूजिंग द URL ऑफ द JS फाइल। मीन्स अगर मुझे मेरा जो भी कोड मैंने JS फाइल के अंदर लिखा है वो मुझे डाउनलोड करना है, मैं बहुत इजी वे से वो JS फाइल, अगर इन केस मुझे पाथ पता चल गया तो मैं सीधा JS फाइल से वो डाउनलोड कर लूँगा। सो हमारे जो भी स्टीलर मीन्स जिसको भी ये कोड चाहिए इल्लीगली, उसके लिए सिर्फ एक ही फाइल को ढूंढना होता है, उसे हर HTML फाइल में नहीं ढूंढना होता है। सो सिक्योरिटी पर्पज से ये हम सिक्योरिटी थोड़ी सी लेस कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि हम स्टीलर को एक ही जगह पे, मतलब स्टीलर के लिए एक ही फाइल को ढूंढना होता है, हर HTML फाइल लेके हर एक HTML फाइल में ढूंढना उसके लिए नहीं पड़ता है, वो एक ही जगह से हमारा कोड ले सकता है। दूसरा, इफ़ 2 JS files are dependent on one another, then a failure in one file may affect the execution of the other dependent file. For example, अगर हमने यहाँ पे जो message.js फाइल बनाई है, मैं कोई और JS फाइल बनाता हूँ और इस फाइल से इस दूसरी फाइल में लिखा हुआ कंटेंट अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शन, बट मैं यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ और उसमें अंदर मैं दूसरा फंक्शन कॉल करता हूँ। मतलब अगर मैं मैसेज के अंदर, इस मैसेज फंक्शन के अंदर लेट्स से अनदर मैसेज, ये नाम की एक मेथड है और ये मेथड है मेरी ये वाले फाइल के अंदर। ओके, सो यहाँ पे मैं इस JS फाइल से दूसरी JS फाइल में रखा गया फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अब लेट से मैं इस फाइल के अंदर कुछ लिखता ही नहीं हूँ, या तो फिर इस फाइल के अंदर कुछ गड़बड़ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
तो इससे क्या होगा, मेरी ये पहली JS फाइल का कंटेंट भी इफेक्ट हो रहा है बिकॉज दूसरी फाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। सो ये हमारा जो एक JS फाइल के अंदर दूसरी JS फाइल जो मैंने लिंक करी है उसकी इफेक्ट की वजह से मेरा ये जो HTML पेज है उसका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। मतलब अगर मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर तो दूसरा फंक्शन है जिसके अंदर प्रॉब्लम है जो दूसरी फाइल के अंदर है, तो वो मेरा इफेक्ट करेगा मेरे परफॉर्मेंस के अंदर। मीन्स इफ टू JS फाइल्स आर डिपेंडेंट ऑन, मतलब एक JS फाइल दूसरी पे डिपेंडेंट है तो पहली JS का फेलियर या तो फिर दूसरी JS का फेलियर पहली JS फाइल की एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट करता है। थर्ड थिंग, the web browser needs to make an additional HTTP request to get the JS code. Means for example currently तो हमारी तीनों जो फाइल्स है फोल्डर में अगर हम देखें तो ये है मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल और ये है मेरी HTML फाइल। सो दोनों एक ही जगह पर रखी हुई है। बट लेट्स से मैं मेरी JS फाइल को यहाँ से हटा के सिस्टम में किसी एक दूसरी जगह पे रख देता हूँ, या तो मैं नेटवर्क में किसी और ही सिस्टम के ऊपर रखता हूँ, बट मेकिंग श्योर कि वो जो सिस्टम है वो मेरे करंट सिस्टम से एक्सेसिबल है। इट मीन्स मेरे HTML प्रोग्राम को जब जब वो जावास्क्रिप्ट फाइल जो दूसरे सिस्टम पे पड़ी है उसका कोड एक्सेस करना है, उसका फंक्शन एक्सेस करना है, तो मेरा HTML फाइल एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। मीन्स हम एक रिक्वेस्ट बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा कहना चाहते हैं ये कि हमारे ब्राउज़र को एक एक्सटर्नल रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है। अगर मैं कोड मेरी सेम HTML फाइल में रखता हूँ तो कोई HTTP रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा कोड ऑलरेडी मेरी ही HTML फाइल में रखा गया है। बट अगर मैं एक्सटर्नल JS फाइल ऐड करता हूँ तो मेरा HTTP रिक्वेस्ट वहाँ पे एक बढ़ जाता है। फिर है a tiny to a large change in the JS code may cause unexpected results in all its dependent file. Means let's say मैं मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल है उसके अंदर एक बड़ा सा चेंज करता हूँ या छोटा सा चेंज करता हूँ, मैं कोई भी चेंज करता हूँ, बट अगर उसकी वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो मैं मेरे फंक्शन के थ्रू करना चाहता हूँ वो नहीं आ रहा, बट कोई गलत रिजल्ट आ रहा है या तो कुछ गड़बड़ हो रही है। फॉर एग्जांपल इनिशियली ऐसा होता है कि जब हम कोड करते हैं तब हर बार हमें जो रिजल्ट चाहिए वो पहले वे में शायद जनरेट ना हो, थोड़ा हमें और उसके अंदर डीप उतरना होता है, समझना होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम कोड करते हैं वैसे वैसे हमारा कोडिंग जो है हमारा वो इम्प्रूव होता है। सो लेट्स से पहली बार में कोई गलत रिजल्ट आ गया तो इससे क्या होगा, मेरी जो फाइल है एक्सटर्नल JS फाइल उसमें मेरा गलत रिजल्ट आ रहा है, और जिस HTML पेज में मैंने ये फाइल कॉल करवाई है उन हर HTML पेज में वो गलत रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। आपने कभी कभी रियल टाइम सिनारियोज में भी ये देखा होगा कि अगर लेट्स से हमारी एयरवेज की कोई फ्लाइट कोई वेबसाइट है या रेलवेज़ की कोई वेबसाइट है या बस बुकिंग की, ऐसी जो भी डिफरेंट वेबसाइट्स होती है, अगर उनके अंदर वो लोग काम कर रहे हो और उन्होंने कोई गलत कोड अगर पुश कर देते हैं वो लोग, तो हमने हमारे सिस्टम से या हमारे दोस्त के सिस्टम से, हम जिसके भी सिस्टम से देखें ना, हर एक के सिस्टम से हमें कुछ वो जो भी गड़बड़ होती है, जो गलत डेटा हमें आता होता है, वो हर एक के सिस्टम में हमें देखने मिलता है। तो ये होता है कि जब हम एक जगह पर यूज़ करते हैं और मतलब कॉमन चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं हर यूज़र के लिए हर जगह पे, तो वो कॉमन गलती भी हर यूज़र को दिखाई देने लगती है। तो वो यहाँ हमारी एक्सटर्नल JS फाइल के केस में भी पॉसिबल है। वी नीड टू चेक ईच फाइल दैट डिपेंड्स ऑन द कॉमनली क्रिएटेड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। मीन्स हमें जितनी भी उसकी कॉमन क्रिएटेड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल होती है ना, वो हर एक को हमें चेक करना पड़ता है अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग इटरेशन परफॉर्म करना है। तो इफ़ इट्स अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड देन बेटर टू इम्प्लीमेंट दी इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड। सो ये लास्ट जो हमारा लाइन है वो हमें बताता है कि अगर हम बड़ी सी एप्लीकेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अगर हमें थोड़ा सा कोड लिखना है जो सिर्फ एक ही HTML पेज के लिए ज़रूरी है, तो वो हमारा थोड़ा सा कोड एक HTML पेज में ही ऐड कर देना फिजिबल रहता है। मीन्स फॉर एग्जांपल हमने करंटली क्या किया है, हमने हमारी जो ये फाइल है HTML फाइल 3 नाम की, इसमें हमने बिकॉज हम तो डेमो पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, सो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक छोटा सा अलर्ट मैसेज ही यहाँ पर
किया है जो हम इस फाइल से कॉल करवा रहे हैं। सो अगर ऐसे छोटे छोटे टास्क हमें करने हैं तो एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आप ये छोटा सा टास्क आप हमारी HTML फाइल में ही ऐड कर दे और डायरेक्टली यहाँ से ही एक्सेस करें। सो वो बट मेक श्योर छोटा टास्क है तभी। अगर सच में बड़ा टास्क है, एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ हो रहा है, तो आपको उसे एक्सटर्नल फाइल में रखना ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। छोटे टास्क में आप उसे HTML फाइल्स में डायरेक्टली रख सकते हैं। तो ये थे हमारे वेज, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस। सो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने बॉडी में ऐड करना, हेड में हेड वाले पोर्शन के अंदर ऐड करना एंड एक्सटर्नल JS फाइल को कैसे हम करंट HTML पेज में ऐड कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें सीखी। और उसके पैरेलली एक्सटर्नल फाइल अगर हम ऐड करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है, ये दोनों भी हमने देखा है। सो गाइज, अगर हम ये आप जो भी आपकी इम्पोर्टेंस है, जैसे भी आप ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कि अगर छोटे टास्क है, फाइल एक्सटर्नल फाइल की ज़रूरत नहीं है तो HTML में ऐड करें। अगर सच में बड़ा टास्क है, बहुत ज़्यादा कोड आने वाला है, इन फ्यूचर भी आने वाला है, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उस केस में आप एक्सटर्नल फाइल के थ्रू भी जा सकते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में अगर आपको कोई भी ऐसा कोई पॉइंट है, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप वो हमें forum.learn1.com पर बताइए। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन वहाँ पे रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स कैसे ऐड करी जाती है। बेसिकली हम जानते हैं कि कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हम जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में आज मतलब जो हमारा पूरा कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, उसमें हम जो जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो सभी लार्ज एप्लीकेशन डोमेन में बहुत काम आती है। मतलब ये कि अगर हमने कोई बड़ी सी वेबसाइट बनाई है या तो फिर अगर हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो जावास्क्रिप्ट के बेस पे चलती है, तो अगर हमने उसके अंदर मोस्टली जब भी हम एप्लीकेशन के साथ या बड़ी सी वेबसाइट के साथ काम करते हैं तब हम फंक्शंस के थ्रू ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने फंक्शन बनाया है मेरे किसी एक फॉर्म के वैलिडेशन का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जो फंक्शन है वो फॉर्म के वैलिडेशन के लिए बनाया गया है। अगर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया है सेम किसी और फॉर्म के वैलिडेशन का, लेट्स से अगर मेरी वेबसाइट में एक से ज़्यादा फॉर्म्स है तो हर एक फॉर्म को मुझे वैलिडेट तो करना ही पड़ेगा, तो उस हर एक फंक्शन का क्या काम है वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इतने लंबे लंबे नाम तो हम नहीं देख सकते हैं फंक्शन के, कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स में ही हम नाम देते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स ऐड करने के और भी कई एडवांटेजेस होते हैं। मतलब हमारे यूज़र को तो कमेंट्स विजिबल नहीं होती है, बट जो भी प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, सो लेट्स से अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मैंने एक वेबसाइट बनाई है और मैंने उसके अंदर फंक्शंस ऐड किए हैं, सो अगर मैं वो जॉब छोड़ देता हूँ, किसी और कंपनी में जाता हूँ, तो मेरी जगह पर जो भी और डेवलपर आता है उसी कंपनी में उसी वेबसाइट पर काम करने के लिए, तो उस दूसरे डेवलपर को भी आइडिया होना चाहिए कि सो एंड सो फंक्शंस किस पर्पज़ से बनाए गए थे। सो कमेंट्स इंफॉर्मेशन पास करने के लिए भी बहुत यूज़फुल होती है। हमें अगर हम कोई बड़ी सी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई फंक्शन 2-3 महीने पहले बनाया है किसी एप्लीकेशन में, फिर मैं दूसरी एप्लीकेशन पे काम करने लगा, तो हर बार मुझे याद हो कि भाई मैंने वो पहली एप्लीकेशन में हर एक लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा था, वो मुझे याद नहीं होता है। तो ये याद रहने के लिए या याद लाने के लिए क्या यूज़फुल होता है, कमेंट्स बहुत ही यूज़फुल है टू मेमोराइज, हमारे लिए भी याद करने के लिए कि हमने क्या फंक्शन या कौन सा कोड क्यों लिखा है, एंड किसी और यूज़र्स के लिए भी, कि दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए भी कि सो एंड सो कोड क्यों लिखा गया है। तो अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो लेट्स से जैसा कि यहाँ लिखा गया है, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स आर मीनिंगफुल वे टू डिलीवर मैसेज, मतलब मैसेज डिलीवर करने। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ और दूसरा एम्प्लॉय आता है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि सो एंड सो टास्क क्यों किया गया है। मैं एक मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ अननोन पर्सन को कि भी सो एंड सो टास्क की वजह से ये कोड लिखा गया है। It used to add information about the code, warnings or suggestions so that end user can easily interpret the code. Means इन कोड के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आती ही है, साथ में अगर हमें किसी टास्क रिलेटेड
कोई वार्निंग पास करनी है वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, या तो फिर सजेशंस भी पास कर सकते हैं एंड यूज़र के लिए, ताकि वो इजीली इसे इंटरप्रेट कर सके। लास्ट लाइन कह रही है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं तब जो कुछ भी हमने कमेंट सेक्शन के थ्रू ऐड किया है वो सब कुछ इग्नोर हो जाता है, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल कोड ही हमारा ब्राउज़र रन करता है। सो ये हमें याद रखना होगा कि कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। अब जो भी हम कमेंट्स ऐड करते हैं तो उसका कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए ना, कि भाई वो हम क्यों ऐड करते हैं। तो मेनली उसके दो एडवांटेजेस है जावास्क्रिप्ट के। पहला है कि कोड को ईजी टू अंडरस्टैंड, इट कैन बी यूज टू इलेबोरेट द कोड सो दैट एंड यूज़र कैन ईजीली अंडरस्टैंड द कोड। मीन्स कोड को दूसरे यूज़र्स के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करते हैं, कमेंट्स यूज़ करते हैं। सेकंड, टू अवॉइड अननेसेसरी कोड, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू अवॉइड द कोड बीइंग एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई कोड लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कोड को मैं किसी और ऑप्टिमाइज्ड वे से लिखूँ। मीन्स अगर मेरा करंट कोड 10 लाइन्स का हो रहा है, 10 लाइन ऑफ कोड हो रहे हैं, बट मैं कोई और ऐसी आइडिया ढूंढ लेता हूँ जिसकी मदद से मैं ये 10 लाइन का कोड 4 या 5 लाइन में कर सकूँ, तो मेरे जो 10 लाइन का जो कोड है ना वो मैं डिलीट नहीं कर दूँगा। जब तक मैं वो वे ढूंढ नहीं लेता हूँ जिसकी मदद से मैं वो 4 लाइन में लिखूँ, तब तक मैं मेरा पहला कोड कमेंट करके रखूँगा। मीन्स जब तक मैं दूसरा काम ना कर लूँ, मतलब कोई और वे नहीं ढूंढता हूँ, तब तक मैं वो कोड लिखे रखूँगा। अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ मेरे नई टेक्निक में या नया कोड ढूंढने में, तो मैं वो वाला पोर्शन रिमूव कर सकता हूँ, वो मेरे लिए अननेसेसरी हो जाता है। बट अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूँ तो मेरा जो पुराना कोड है वो इट इज़ स्टिल देयर, मैं वो वापस से अनकमेंट करके यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका मीनिंग ये है कि कोई कोड को आपको लिखना है बट आपको उसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप उस कोड को आप कमेंट में लिख सकते हैं। मे बी वो फ्यूचर में यूज़फुल हो या मे बी वो किसी और को यूज़फुल हो, तो इस वे में भी कमेंट्स बहुत यूज़फुल होती है। सिर्फ मैसेज डिलीवर करना या कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना ही नहीं, बट कोड को अगर आप चाहते हैं कि उसका कोड का 100 एंड 100 पोर्शन एग्जीक्यूट ना हो, उस केस में भी आप कोड को कमेंट करके रख सकते हैं। अगर आप कोई कोड को आपको लगता है कि ये कोड फ्यूचर में काम आएगा बट करंटली उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे कमेंट कर देते हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन का या वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है। कैसे? तो हमारा कोड क्लीन हो जाता है और कम हो जाता है रन करने, एग्जीक्यूट करने के लिए। कमेंटेड कोड तो एग्जीक्यूट होता नहीं है, तो बाकी का जो पोर्शन जो रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मीन्स हमारी साइट का परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो ये हमारे कमेंट्स के एडवांटेजेस है। जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 वेज अवेलेबल है। सिंगल लाइन वे में हम कमेंट ऐड कर सकते हैं और मल्टी लाइन वे में भी हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। हमारे पास 2 वेज अवेलेबल है। सो अगर मैं सिंगल लाइन में ऐड कर रहा हूँ तो मैं डबल स्लैश की मदद से ये कमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। जब हमने HTML का कोर्स कंडक्ट किया था तब भी हमने देखा था कि सिंगल लाइन में डबल स्लैश और एक और वे है जो हम इसके बाद सीखेंगे। 2 वेज से हम ईदर सिंगल लाइन और मल्टी लाइन हम कोड ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट ओपन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे HTML एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट्स, सेव, सिंगल लाइन कमेंट। तो ये हमारा HTML प्रोग्राम आ गया। अब हमारे पास 3 वेज है, या तो हम हेड में ऐड करते हैं, बॉडी में ऐड करते हैं, या एक्सटर्नल ऐड करते हैं। सो एक्सटर्नल तो हम तभी ऐड करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे कोर्स के दौरान, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इन्फॉर्म भी करूँगा कि हम क्यों एक्सटर्नल JS फाइल ऐड कर रहे हैं। करेंटली मैं बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ, स्क्रिप्ट, और लेट्स से मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ document.write thesis learn1, सेव, और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं जो भी मैंने लिखा वो यहाँ पे आ गया है, बट मुझे दूसरे
यूज़र्स को ये इंडिकेट करना है कि ये जो है वो लर्न वन के बारे में लिखी गई लाइन है। तो मैं सिंगल लाइन में इसे कैसे लिखूंगा, तो डबल स्लैश और इससे हम कमेंट ऐड करेंगे, बिलो लाइन इंडिकेट्स अबाउट लर्न वन। सेव करने के बाद अगर मैं इस प्रोग्राम को रीलोड करता हूँ तो अभी कमेंटेड सेक्शन तो यहाँ पर ऐड नहीं ही होता है। जो भी मेरा दिस इज़ लर्न वन मतलब जो HTML में शो अप करने के लिए रिक्वायर्ड पोर्शन है वही हमारा शो अप हो रहा है। तो ये हुई हमारी सिंगल लाइन कमेंट्स, कैसे हम एक लाइन के रिलेटेड कमेंट्स ऐड करते हैं। मैं सेम प्रोग्राम को कॉपी करके दूसरा एक प्रोग्राम जनरेट करता हूँ, बट यहाँ सिंगल की जगह पर मैं मल्टीपल लाइन लिखता हूँ, लाइक एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स। तो यहाँ पे आएगा मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए इसे सबसे पहले मैं सेव करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। सो यहाँ पे है, यहाँ पे भी दिस इज लर्न वन ही है। सो लेट्स से हम इसके अंदर एक और जो पहला हमारा प्रोग्राम था वहाँ भी ऐड कर सकते हैं, एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इन दिस प्रोग्राम सिंगल लाइन कमेंट इज एडेड। तो हम नेक्स्ट प्रीवियस प्रोग्राम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ हमें मिल रहा है, दिस इज लर्न वन। यहाँ पे हम न्यू लाइन ऐड करनी है, तो हम एक काम करके सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर ये और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं, ओके, ताकि हमें यहाँ दिख सके। सेम वे हम यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ ऐड कर देते हैं इन दिस प्रोग्राम मल्टी लाइन कमेंट इज एडेड, बट वो हमने ऐड नहीं की है। तो मल्टी लाइन कमेंट ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। सो इन दोनों के बीच में जितना भी कंटेंट लिखा गया है वो सभी मल्टी लाइन कमेंट में आता है, जैसे कि बिलो लाइन्स एक्सप्लेन्स अबाउट लर्न वन। सेव। अब मैं मेरा पहला प्रोग्राम रीलोड करता हूँ। सो जो पोर्शन एडेड नहीं था वो ऐड हो गया, बट कमेंट्स हमारी यहाँ पर अभी भी नहीं दिख रही है। सो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमने चाहे सिंगल लाइन कमेंट ऐड करी हो या मल्टी लाइन कमेंट ऐड करी हो, दोनों वे में कमेंट्स हमारी कभी भी ब्राउज़र में डॉक्यूमेंट पार्ट में या बॉडी पार्ट में शो अप नहीं होती है। दोनों प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, दो डिफरेंट प्रोग्राम्स है बट हमें कमेंट्स नहीं दिख रही है, बट हमने हमारे प्रोग्राम में कमेंट ऐड करी है। एक है जो सिंगल लाइन से डबल फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू, और मल्टीपल लाइन में स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसके बीच में आप चाहे उतनी कमेंट ऐड कर सकते हैं। स्लाइड में ये था हमारा पहला सिंगल लाइन, ये है हमारा मल्टी लाइन जिसमें यहाँ पे स्लैश स्टार स्टार स्लैश वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है। तो ये हुआ हमारा वे कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स का इस्तेमाल क्यों होता है। कमेंट्स का इस्तेमाल जो मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए एक्सप्लेन किया है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए बाउंडेड नहीं है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉमन चीज़ होती है कि कमेंट्स हम क्यों ऐड करते हैं। तो गाइज आज के सेक्शन में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है या तो आपको क्वेरी है तो वो आप हमें forum.learn1.com पर बताइए, हम आपके सभी क्वेश्चंस वहाँ पे विद सॉल्यूशंस रिवर्ट करेंगे। सो आपको समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है और उसका यूज़ क्या है, लेकिन ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि ब्राउज़र और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कुकीज़, वैलिडेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है और उसके बाद आप एक बहुत अच्छा इंटरैक्टिव वेब पेज बना पाओगे। अगर आपको भी ये करना है, आपको भी वेब डेवलपमेंट में कोई अपना करियर बनाना है, तो learn1.com की वेबसाइट पर जाकर ये कोर्स सीखना शुरू कीजिए। अगर आपको वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज में से अपना कौन सा अच्छा कोर्स आपको सिलेक्ट करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट का ये कोर्स जो है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप क्लिक करके learn1 के मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर ये कोर्स कंप्लीटली फ्री में सीख सकते हैं। आप हैं learn1.com की यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपको कोर्सेज के बारे में कोई भी रीसेंट अपडेट्स जाननी हो तो learn1.com के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। और हमारी यूट्यूब चैनल तो है ही कि जहां से हम अभी इंटरैक्ट
कर रहे हैं। ये इसमें भी कहीं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है? हाँ। सो learn1.com के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा।